नमस्कार। बजट 2024 की इस खास विशेष चर्चा में मैं निशा पंड्या आपका स्वागत करती हूँ। तो इस बजट की इतनी लंबी जो आपने भाषण सुना, इससे अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो मत होइए, हम इसको सिंप्लीफाई वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं ना, वो सारे फाइनेंशियल प्लानर हैं, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि हम आपको सिंपल भाषा में समझाएंगे। इस बजट ने आपके घर का बजट बनाया या बिगाड़ा, चलिए जानते हैं। तो आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और योगिक वेल्थ के ऑथर गौरव मशरूवाला, साथ ही हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर फौरन शाह, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनी मंत्रा के फाउंडर्स वीरल भट्ट, साथ हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर भारती पंजाबी और साथ ही सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर निशा सानी। आप सबका स्वागत है। तो आप सबसे जानना चाहेंगे भी हमारे घर का बजट बन रहा है कि बिगड़ रहा है। तो जब हम घर के खर्चे की बात करते हैं और बजट में इतने सारे प्रावधान सुनते हैं, तो सबसे पहले आता है जो खर्चा सबसे बड़ा होता है और जो अनमैनेजेबल होता है वो होता है मेडिकल का। निशा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस हो या पैसों की हमें एक अलग से प्रावधान करने पड़ते हैं मेडिकल के लिए, तो क्या कुछ मिला इसमें? तो कैंसर के लिए जो 3 मेडिसिन है उनको कस्टम ड्यूटी से एग्जाम किया गया है। ये एक एडवांटेज मिला है। और एक जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम भरते हैं उसे रिड्यूस करना चाहिए था अंडर एसेंशियल सर्विस, वो नहीं हुआ है। तो हाँ, ये आपके लिए ध्यान देने वाली बात है। लेकिन इसके बाद हम देखने जाएं तो जो बड़ा खर्चा आता है वो होता है एजुकेशन का। फौरन हमें बताइए, एजुकेशन के लिए क्या प्रावधान हुए हैं? देखिए, बजट का जब भी स्पीच दिया मैडम ने, तो फोकस वाज ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड युवा। ओके, तो युवाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे सजेशंस दिए हुए हैं। जहाँ पे एजुकेशन को हम मद्देनजर करें तो एजुकेशन लोन में उन्होंने बढ़ोतरी दी है, मतलब द लोन लिमिट इज 10 लाख। एंड दूसरा, डोमेस्टिक यूनिवर्सिटीज जो है उन्हें वो बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये हमारे कल्चर के लिए भी अच्छा है। एंड इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये भी होगा कि फॉरेन करेंसी जो आउटफ्लो होता है जब बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, वो नहीं होगा। तो चलिए, आपकी बजट में ये भी खर्चा कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीफ मिलता आपको दिख तो रहा है। लेकिन जब हम खर्चे की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले आता है भी टैक्स तो देना पड़ेगा ना। इतनी कमाई जब हो रही है तो टैक्स में कुछ बचत भी मिलेगी। तो भारती जी, में बताइए कि टैक्स में कुछ क्या बदलाव आए हैं? यस, डेफिनेटली। और जो टैक्स स्लैब्स न्यू टैक्स रिजीम में है वो चेंज हुए हैं। और वो एक चेंज वो हुआ है। दूसरा चेंज ये हुआ है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 50,000 टू 75,000। और ये दोनों चीजों को मिला के जो एडवांटेज है, दैट इज अप टू ₹17,500 फॉर अ सैलरी इंडिविजुअल इन ईयर, इन अ फाइनेंशियल ईयर। एंड ऑल्सो एक फैमिली पेंशन का जो लिमिट है वो 15,000 से बढ़कर 25,000 तक हो गया है। एंड द अदर गुड पॉइंट इज दैट जो एंजल टैक्स था वो कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया है। तो एंजल टैक्स जो होता है, जो स्टार्टअप्स जो हैं उनके ऊपर, क्योंकि वहाँ से कोई निवेश करता था उस कंपनीज में, तो उनको एंजल टैक्स देना पड़ता था, जो कहीं पे भी नहीं रहेगा। ये बड़ी रिलीफ न्यू स्टार्टअप्स के लिए है। और हाँ, अगर आपके सैलरी में से 17,500 रुपए बच जाएंगे तो आप क्या करेंगे? घूमने जाएंगे या निवेश करेंगे? तो सर, बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हुई हैं जो टूरिज्म को बूस्टर देने वाली हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो तो जो बिहार की बात की उन्होंने, जहाँ पे जैनों का समय शिखर है, बुद्धिज्म के काफी पॉइंट्स है, जगह हैं, उसके अलावा हिंदुइज्म के उसको अपलिफ्ट करे। लेकिन मुझे एक ही फिक्र है, बिहार में सेफ्टी और सिक्योरिटी अगर वो नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगा। उसके अलावा इनडायरेक्टली तौर पे जो उन्होंने अमृतसर से वाया गया कलकत्ता की जो डेवलपमेंट की है, उससे भी टूरिज्म बढ़ेगी। इंडियन क्रूज लाइनर्स को जो बेनिफिट दिया, उससे भी टूरिज्म बढ़ेगी। तो उसके अलावा विमेन इन इंडस्ट्री, विमेन आर नर्चरर, तो उसकी वजह से नई गाड़ी, नए होटल्स में जॉब, ये विमेन अच्छा करती है, तो वो भी बेनिफिट है। ऐसे देखा जाए तो ज्यादातर प्रावधान डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोविडेंस करते हैं आर्टिजन्स के लिए, उनको मार्केट के लिए। तो ये सभी प्रावधान
टूरिज्म को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे। ये एक डायरेक्ट बिहार का मंत्री है। अगर ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ है तो टूरिज्म बढ़ेगी। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आप देख सकते हैं अमृतसर टू कोलकाता ये पूरा कॉरिडोर बनेगा और इसमें ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये सबसे बड़ा मुद्दा था इस बजट में, तो उसको बहुत फोकस किया हुआ है और उस पर ध्यान दिया गया है। लेकिन सर ने जैसे बात की वुमेन एम्पावरमेंट, उस पर पहले चर्चा करेंगे। तो हम हर बजट में चर्चा होती है, हर बजट में कुछ ना कुछ प्रावधान आते हैं, लेकिन इस बार जो प्रावधान आए हैं वो कितने सही हैं? देखिए, वो वुमेन एम्पावरमेंट की जो हर बजट में जैसे आपने बताया, वो ये प्रावधान वुमेन लोगों को मेन स्ट्रीम वर्कफोर्स में ले आने के लिए बहुत ही जरूरी है। कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं कि भारतीय नारी को जब वो काम पे जाती है तो काम के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी होती है, बच्चे हो, बूढ़े बुजुर्ग हो, जो भी हो, तो इनके लिए वर्क स्पेस के अराउंड यदि क्रैशेस बनेंगी जहां अपने बच्चों को छोड़ के वो काम पे जा सकती है, वो एक बहुत ही अच्छा प्रोविजन दिया हुआ है। दूसरा, जो वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स ये बनाने वाले हैं अराउंड इंडस्ट्रियल हब्स या कमर्शियल प्लेसेस, इनसे भी काफी बढ़ावा होगा, वुमेन को सेफ्टी मिलेगी यहाँ पे रहने के लिए। यदि आप दूसरे स्टेट में जाते हैं काम के लिए तो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सेफ्टी के हिसाब से। और दूसरा, एम्पावर करने के लिए यदि एक नारी एम्पावर होती है तो इट्स ऑब्वियस कि द एंटायर कम्युनिटी अराउंड विल स्टार्ट गेटिंग डेवलप्ड। सो दैट इज व्हाई ईच एंड एवरी बजट स्पीच में वो वुमेन एम्पावरमेंट में काफी फोकस करते हैं। जरूर, अगर आप बाहर कहीं काम करने जाना चाहते हैं तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपके लिए भी रहने की सुविधा हो जाएगी, हॉस्टल्स बनेंगे। और हाँ, अगर आपको अपने बच्चों को भी कहीं आपकी नजरों के सामने रखना हो तो ऐसी सुविधा भी आपके वर्क प्लेस के आसपास मिल जाएगी, ताकि आप आराम से काम कर पाएं। तो ये एक अच्छे प्रावधान इसमें किए गए हैं, तो इस पर नजर रहेगी। लेकिन विरल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, सबका फोकस होता है मार्केट, नहीं मार्केट में पैसा बनेगा या जाएगा? मार्केट की बात करें तो अभी तो फिलहाल जो मार्केट चल रहा है, ये बजट को थोड़ा सा उन्होंने नेगेटिवली देखा है। बट क्या है कि आज अगर हम देखें कि जो कैपिटल गेन टैक्स की बात करें, एक हाथ ले और एक हाथ दे वाली बात हुई है। एक हाथ ले में उन्होंने दो तरीके से, जो एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म में उन्होंने 15% जो था 15 से उन्होंने बढ़ाकर 20% कर दिया है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 10% था वो 10 का 12.5 कर दिया है। ठीक है, और जो दिया है एक एग्जम्पशंस जो 1 लाख का था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में, वो अभी 1 लाख से इंक्रीज करके 1,25,000 कर दिया है। तो वो एक अच्छी बात की है। अभी वापस लिया भी है। इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट मिलता था स्पेशली रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए तो वो एसेट क्लास में इंडेक्सेशन को रिमूव कर दिया है। तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव कहा जाएगा। अगर हम आज जिसको पुरानी प्रॉपर्टी बेचनी है उनके लिए अभी थोड़ी दिक्कतें बढ़ सकती है। लॉन्ग टर्म को भी डिफाइन करने में उन्होंने जो 12 मंथ्स लॉन्ग टर्म को डिफाइन करते थे, वो इक्विटी फंड्स को अभी और लॉन्ग टर्म को 12 महीने थे और अदर फंड्स को 24 मंथ्स थे। LTCG जो मिलता था अभी नो LTCG हो चुका है। 65% मोर जो डेट में इन्वेस्ट करते थे यहाँ, यानी ये जो हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं उसमें ज्वेलरी भी आ जाएगी, शायद से कमोडिटीज के एस्पेक्ट्स भी आ जाएंगे, जो हमको देखना होगा कि वो इंडेक्सेशन जो मिलता था, बेनिफिट मिलता था, वो अभी निकल चुका है। तो रियल एस्टेट की बात आई तो मैं निशा जी आपसे जानना चाहूंगी, रियल एस्टेट एक ऐसा मुद्दा था जो सबकी नजर में था कि अब तक कुछ नहीं मिला था, तो सबकी नजर में इस बार क्या मिलेगा, क्या बता पाएंगे? सो 1 करोड़ हाउसेस बनेंगे अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। इन्होंने इस योजना को रीनेम किया है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0। तो इसमें तकरीबन 10 लाख करोड़ खर्च होंगे और 1 करोड़ हाउसेस फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास को मिलेंगे। ऐड कर दिया है, यस। सो ये एक एडवांटेज दिख रहा है कि वी आर इंडियंस, तो हमें ऐसे लगता है कि हर किसी का एक सपना घर होता है। तो ये योजना के अंडर डेफिनेटली एक पॉजिटिव है कि घर सब सोच सकते हैं, एक ड्रीम बन सकता है, जो इंटीरियम बजट में भी उन्होंने प्रोविजन में कहा था कि सबके पास एक घर होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग जो हम कहते हैं। प्लस उन्होंने एक एडवांटेज ये दिया है कि अगर घर ले रहे हैं और वुमेन के नाम से ले रहे हैं तो स्टैंप ड्यूटी डिडक्शन आएगी उसमें।
तो एक ये और एक एडवांटेज होगा, जहां पर वीरल जी ने कहा कि एक नेगेटिव हो गया है इंडेक्सेशन बेनिफिट का जो चला गया है, लेकिन यहाँ पर वो एडवांटेज भी दे रहे हैं कि स्टैम्प ड्यूटी रिड्यूस कर देंगे अगर वुमेन के नाम से रियल एस्टेट लेंगे तो। ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि एक महिला का खुद के नाम पे घर हो तो वो एक उनकी सिक्योरिटी बन जाती है। और अगर ये बेनिफिट मिलता हो तो कोई भी अपनी वाइफ के नाम, बहन के नाम, माँ के नाम घर ले सकता है, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए और साथ ही उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी बन पाए। गौरव सर, मैं आपसे थोड़ा ये जानना चाहूँगी, हमने हर एक बजट, घर के बजट की चर्चा कर ली, लेकिन एक जो है सब लोग बात कर रहे होंगे कि ये पॉलिटिकल ड्रिवन तो नहीं लग रहा ये बजट, क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश, इन दो राज्यों के लिए जितनी भी सारी योजनाओं की घोषणा की गई है वो इनडायरेक्टली पूरे भारतवासियों के लिए पॉजिटिव है या हेल्पफुल है, लेकिन क्या ये पॉलिटिकल ड्रिवन है? मैं कहूँगा हाँ, आई विल टेक दैट स्टैंड, लेकिन अगर पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इफ वी वांट अ स्टेबल गवर्नमेंट, चॉइस ही नहीं है। उनके जितना एक्सपेक्टेशन था अगर उतनी सीट नहीं चपा पाए तो फिर आपको ये करना भी था। बिहार को अपलिफ्ट करना जरूरी है टूरिज्म के लिए, और अगर देखा जाए तो मध्य भारत का एक राज्य, वहाँ पे इतनी इनसिक्योरिटी, इतनी क्राइम, इतने ज्यादा इलिटरेसी, अगर ये नहीं करोगे तो विकसित भारत में वो बीच में आएगा। जो आंध्र और तेलंगाना की बात है, हालांकि मैं चाहता था कि सभी कोस्टल एरिया को दे दें, इंडिया का कोस्टल लाइन बहुत बड़ा है, आंध्र को दिया, तेलंगाना को, तो ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड बजट भी है। उसके अलावा ये लगता भी था कि ये बजट आ जाएगा, क्योंकि अगले 2 या 3 बजट प्रायर टू द इलेक्शन वो फेवरिंग पब्लिक। अभी अगर इतना खर्च करना है तो पैसे कहीं से तो लाने पड़ेंगे। आई थिंक फ्रॉम द एक्सटेंशन ऑफ द पर्सपेक्टिव इट इज अ हार्ड बजट। तो कह सकते हैं थोड़ा बहुत पॉलिटिकल ड्रिवन भी था, लेकिन जो घोषणाएं हुए हैं वो आज नहीं तो कल पूरे देशवासियों के लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित होंगी ही होंगी। आगे चलते हैं, जब अपने घर की बजट आती है, घर के बजट की चर्चा होती है तो होता है जब हमारी कह सकते हैं ना ओल्ड एज में जब पेंशन आता है तो एनपीएस के बारे में जो इसमें घोषणाएं की गई है, भारती जी बता पाएंगे? श्योर, 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट एनपीएस के बारे में बताई गई है। एक तो ये है कि जो पहले एग्जाम्पशन लिमिट 10% तक की थी वो अब बढ़ के 10 से 14% तक की हो गई है। और दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट एक जो बताया गया है वो ये है कि आप अभी अपने बच्चों के नाम पे, जो हमारे माइनर्स हैं उनके नाम पे भी एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एंड वो उनके रिटायरमेंट के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं। और जैसे ही वो अडल्ट हो जाएंगे, विच इज़ 18 years and above, it can continue like a normal pension scheme which can be transferred to their names. So that is, I think, a very a good point where you can start saving for your children's retirement at a very young age. शादी मुझे एक पॉइंट ऐड करना है। ये एनपीएस मेरे ख्याल से जब प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे तब से आए, एवरी बजट दे आर ट्वीकिंग विद एनपीएस, ईच एंड एवरी बजट एक पॉलिसी बना, जैसे कि पीपीएफ, मतलब हर बार बदलाव ना करने की बजाय एक बार ही उसमें बदलाव किए जाए। बदलाव करे। और पीपीएफ में क्यों चेंज नहीं होते? यहाँ पे पेंशन स्कीम लॉन्ग टर्म के लिए होती है। पहले आई वो ई थी, फिर ई का चेंज किया, टियर 1 टियर 2, ये क्यों होते रहता है? एक कंटिन्यूअस एनपीएस स्कीम दे देना, हर बजट में अगर चेंज करोगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जगह शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो ये एनपीएस के लिए इतना बेहतर। तो नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ताकि हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे जमा कर पाए। तो सर वही कह रहे हैं कि हर बार कुछ बदलाव करने के बजाय
एक बारी ऐसा प्रावधान होना चाहिए जो वो हमेशा के लिए चलता रहे, उसमें बार बार बदलाव ना होने पाए, तो आगे वो लॉन्ग टर्म सेविंग कही जाएगी। वही विरल जी, एमएसएमई के लिए क्या घोषणाएं हुई हैं और खासकर मार्केट के बारे में कोई और खास चर्चा आप करेंगे? देखिए, आज बजट में 2-3 बातें ऐसी थी जो स्पेशली एमएसएमई सेक्टर के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्रावधान किए हैं। उनको एक तो क्रेडिट गारंटी एक स्कीम लेकर आएंगे जिससे उनको एमएसएमई सेक्टर को फायदा होगा। मुद्रा लोन जो 10 लाख का प्रावधान था उसको बढ़ाकर उन्होंने 20 लाख कर दिया है। तो ये भी एक काफी अच्छा कह सकते हैं कि मूव किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। और अगर मार्केट की बात करें तो आज हमेशा एक्चुअली क्या होता है कि मार्केट बहुत रिएक्शन बहुत जल्दी दे देता है बजट को, और बजट को समझने में, बजट के जो उन्होंने प्रपोजल्स दिए हैं उसको समझने में थोड़ा सा वक्त भी लगता है। तो मुझे लगता है कि ये बजट में डेफिनेटली कुछ सेक्टर्स को उन्होंने छोड़ दिया, बताया नहीं, बोला नहीं, बट अगर ओवरऑल देखें तो ये जो आने वाला, हमेशा हम कहते हैं कि ये जो नया भारत है उसमें ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो के लिए उन्होंने बताए हैं, प्रपोजल्स दिए हैं। डेफिनेटली मार्केट उसको अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करेगा और मार्केट उसको आगे और लेकर जाएगा अच्छी तरीके से। दूसरी बात हमेशा ये देखनी चाहिए लोगों को कि आज जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में जो बोला, अभी ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में लॉन्ग टर्म छुपा हुआ है। तो लोग हमेशा अगर निवेश करते हैं तो ये जो टैक्स में जो बदलाव आती है वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम निवेश कर रहे हैं तो वेल्थ क्रिएशन के लिए कर रहे हैं, फाइनेंशियल गोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो उसमें मेरा टैक्स क्या भी हो, कुछ भी हो, कितना भी हो, वो डेफिनेटली रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिएक्शन दे देते हैं और हमको लगता है बुरा। बट मुझे लगता है कि अगर मैं निवेश करता हूं मेरे गोल्स को ध्यान में रखकर और सही में लॉन्ग टर्म को बिलीव करता हूं, तो फिर मेरा वेल्थ क्रिएट कितना होगा उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और मार्केट, अगर आप लॉन्ग टर्म रहते हो मार्केट में, तो डेफिनेटली आपको रिटर्न्स अच्छे मिल ही सकते हैं। लंबे समय तक निवेश करें और अच्छा खासा रिटर्न पाए। लेकिन हमने बात की महिलाओं की, युवाओं की, और हमने अन्नदाता की बात नहीं की। कृषि सेक्टर, एग्रीकल्चर एक कह सकते हैं ना बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे देश का, और बजट में भी उसको खासा प्रावधान देते हैं। आज क्या घोषणाएं हुई? फार्मर्स के लिए ये घोषणा की है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड की उन्होंने अनाउंसमेंट की है, तो फार्मर्स को ये क्रेडिट कार्ड की सुविधा दिलाई जाएगी। और प्लस, हालांकि बजट में भले ना बताया हो, मगर कुछ समय पहले उन्होंने एमएसपी, जो मिनिमम सेलिंग प्राइस जिसे फार्मर्स को मिलना चाहिए, वो उन्होंने लगभग 50% से बढ़ाया गया है। और एक चीज हम देखें तो ये बजट में जो था वो जोर उन्होंने डाला है नेचुरल फार्मिंग पे। तो उस डायरेक्शन में जो भी डेवलपमेंट्स उन्हें करने हैं किसानों के लिए, उसकी उन्होंने अनाउंसमेंट की है। तो क्लीन एनर्जी जो हम कहते हैं, हम एक जो अमृत काल का हमारा सपना है उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग डेवलप करके। तो अच्छी खासी सब्जियां आपको खाने मिलेंगी, उसकी चिंता मत करिएगा। लेकिन हाँ भारती जी, क्योंकि बाहर के लोग, फॉरेन कंपनीज में बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं, क्या उनके लिए कोई खास स्पेसिफिक प्रोविजंस? जी, जब हम क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो ये सवाल, एक चीज़ जो हमेशा वो कंफ्यूज रहते हैं कि ईसॉप्स और आरएसयूज, जो फॉरेन कंपनीज में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और उनका जो इनकम होता है आरएसयूज और ईसॉप से, अगर वो 20 लाख के अबाव है तो वो आपको डिस्क्लोज करना है यहाँ पे इंडिया में। एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट द फाइनेंस मिनिस्टर हैज स्टेटेड इन द बजट टुडे। ध्यान रखना, फॉरेन कंपनीज में जो काम करते हैं उनके लिए ये खास प्रावधान है। वहीं अगर आप महानगरों को छोड़ दें और जितने दूसरे 2 टियर और 3 टियर सिटीज को देखें, तो वहाँ सट के घर ज़्यादा हैं, या तो खुले के मैदान ज़्यादा है, या तो एग्रीकल्चर लैंड है। इसके लिए रियल एस्टेट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारे बेनिफिट्स आए हैं इस बजट में। इस लैंड के लिए क्या खास प्रोविजन? इस बार उन्होंने बजट में ये कहा है कि जो लैंड है, इसके जो भी रिकॉर्ड्स है उसे डिजिटाइजेशन किया जाएगा, जिससे ये फ़ायदा होगा कि जो पेपर्स हैं जो पुराने हो जाते हैं, बाढ़ की वजह से बह जाते हैं या वो ख़राब हो जाते हैं, दीमक लग जाती है, तो ये सारी चीज़ें वो ओवरलैप हो जाएगी और उससे डिजिटल रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली कहीं पे भी कैसे भी अवेलेबल रहेंगे।
तो डेफिनेटली अगर आपकी कोई ऐसी लैंड है और आपके पास वो पेपर्स नहीं है तो भी आप अच्छे से उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे और आने वाले कोई भी प्रॉब्लम को आप अच्छे से सुलझा पाएंगे। इसीलिए डिजिटल लैंड रिकॉर्ड बनाने जा रही है सरकार, और ये सबके लिए विन विन है, बेस्ट सोल्यूशन है, और होपफुली ये जल्दी इम्प्लीमेंट हो ताकि सबको इसका फायदा मिले। तो हम देखने जाए तो युवाओं के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हो, हम देखें तो मार्केट के लिए भी बहुत सारे ऐसे निवेशक हम कहते हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत प्रावधान किया गया है। तो देखे जाए तो बहुत सारे पहलुओं को छुआ है इस बजट में। कई, जैसे कहा कि कई सारे सेक्टर्स रह गए हैं, लेकिन हमने देखा है कि बजट के बाहर भी बहुत सारी अनाउंसमेंट ऑनगोइंग है और वो चलती रहती हैं, इसलिए उसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं। लेकिन आज के बजट से मुझे तो ऐसा लगता है कि बजट बिगड़ेगा नहीं, घर का बजट बनेगा ही बनेगा। तो सर्वसम्मति से इसको बनेगा बजट ही बोल सकते हैं। तो सबकी सम्मति है कि अच्छा बजट रहा है, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो धन्यवाद। मच।